हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। कैसे मैंने अपनी दादी माँ को रीड करना सिखाया। तो ये स्टोरी में सुधा मूर्ति अपनी दादी माँ के बारे में बताती हैं कि उनकी दादी माँ ने 62 ईयर्स की एज में पढ़ना सीखा उनसे, और क्यों पढ़ना सीखा उसी के बारे में पूरी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा ताकि आपकी कोई भी लाइन, कोई भी आपका वर्ड मिस ना हो। यहाँ पे कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब है, ये आप कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, आप अपने क्लासमेट्स और टीचर से डिस्कस कर सकते हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कैसे आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो और उनका फेवरेट एक्सपीरियंस क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे ये जो दिया हुआ ना बच्चों, ये आपको सिर्फ बताने के लिए कि जो कीवर्ड्स है ना, ये कीवर्ड्स का मीनिंग इसी बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे द कास्टिंग फॉर द प्रोटोगनिस्ट ऑफ आवर स्कूल्स एनुअल प्ले वाज डन आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट। देखो, प्रोटोगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, मेन कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मेन कैरेक्टर है। और डिबेट मतलब क्या, डिस्कशन। वैसे यहाँ पे जो एपिसोड है ना, उसका मतलब क्या होता है, एपिसोड मीन्स अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, राइट। पूरी स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट। व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, आप पर्टिकुलर एक एरिया में रहते हो और वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उसी को आप कम्युनिटी बोलते हो, राइट। और कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, कि भाई आप कोई भी काम अगर करते हो, कोई भी प्रैक्टिस करते हो तो उस पूरे फोकस के साथ करो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ करो। ईगरली, वी वेटेड ईगरली फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे ईगरली का मतलब क्या होता है, बहुत ही एक्साइटेड वे में, एक्साइटेड होके हम लोग उस रोल का वेट कर रहे थे यहाँ पे, राइट। और गाइडेड का मतलब क्या होगा, डायरेक्टेड। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पूरा पैराग्राफ देख सकते हैं, उसका मीनिंग भी यहाँ पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पे सुधा मूर्ति कहती हैं कि जब मैं सिर्फ 12 साल की थी तो मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से विलेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। अब उस टाइम पे क्या था कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना उतना अच्छा था नहीं, तो जो सुबह का पेपर था वो आफ्टरनून में आता था और जो वीकली मैगजीन थी वो एक दिन लेट आती थी, ऐसा। तो ये सब के सब बच्चे और सब लोग जो थे, जो भी मैगजीन पढ़ने वाले, पेपर पढ़ने वाले, ये सब लोग उस बस का वेट करते बहुत ही ईगरली, बहुत ही एक्साइटेड वे में। ठीक है, कब वो बस आएगी, उस बस के अंदर फिर वो पेपर्स होंगे, वीकली मैगजीन होगी, पोस्ट होगी, ये सब। फिर बात करते हैं आगे। यहाँ पे उस टाइम पे ना जो त्रिवेणी नाम की एक कन्नड़ लैंग्वेज में एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थी, वो बहुत ही वंडरफुल राइटर थी, क्योंकि उनका जो स्टाइल था लिखने का वो बहुत ही इजी था और बच्चों को और बड़ों को सबको समझ में आ जाता, बहुत ही कन्विंसिंग लगता। मतलब लोग उनकी स्टोरीज को सही में सच मान लेते और उसके साथ रिलेट करते। उनकी स्टोरीज किसके बारे में थी, उनकी स्टोरीज आम जनता के बारे में थी, आम लोगों के बारे में, और उनकी जीवन की जो अलग अलग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, अलग अलग इमोशनल ट्रॉमा या फिर अलग अलग चीज़ें जो वो लोग फेस करते हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में है। और हमेशा पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन यहाँ पे कन्नड़ लिटरेचर के लिए एक बुरी खबर थी कि वो बहुत ही यंग एज में गुजर जाती हैं त्रिवेणी। लेकिन 40 साल बाद भी लोग उनकी नॉवेल्स को पढ़ते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे उनकी एक नॉवेल के बारे में बताया गया है, काशी यात्रे। ये नॉवेल एक सीरियल की तरह आती थी कन्नड़ वीकली मैगजीन, जिसका नाम था कर्मवीरा। तो कर्मवीरा की वो जो मैगजीन थी उसके अंदर काशी यात्रे करके एक नॉवेल थी जो सीरियल के तरीके से आती थी। अब इसके अंदर किसकी बात है, इसके अंदर एक ओल्ड लेडी की बात है, बूढ़ी सी एक औरत की बात है, जिसकी बहुत ही तीव्र इच्छा थी, कीन डिज़ायर थी कि उसे भी काशी जाना है, मतलब वाराणसी जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि ज़्यादातर जो हिंदू लोग हैं वो ये मानते हैं कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना, इससे बड़ा पुण्य उनकी लाइफ में कोई है ही नहीं। तो ये ओल्ड लेडी भी ऐसा ही मानती थी और उनकी स्ट्रगल इसमें दिखाई गई है, कैसे वो काशी जाने के लिए स्ट्रगल करती हैं, पैसे जुटाती हैं, सब कुछ इसमें बताया गया है। अभी स्टोरी में एक और कैरेक्टर है, एक यंग ऑर्फन गर्ल, एक अनाथ बच्ची है जो कि प्यार में पड़ जाती है, राइट। फिर उसको शादी करना होती है, तो लेकिन शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। और एंड में क्या होता है कि जो ओल्ड लेडी है ना, जो इतने सालों से पैसे जमा कर रही थी, उसको काशी जाना है, तो वो सारे पैसे, अपनी सारी सेविंग्स वो उस बच्ची को दे देती है ताकि उसकी शादी हो सके।
ठीक है। अब वो सोचती है कि मैं काशी जाऊं या ना जाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं इस उसी पैसे से इस बच्ची की ज़िंदगी संवार दूं। ठीक है। वो क्या कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। मतलब काशी में जाके मैं भगवान विश्वेश्वर की पूजा करूं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि जो अनाथ बच्ची है उसकी खुशी, और उसकी खुशी है उसकी शादी में, तो मैं उसकी शादी में अपने सारे पैसे दे दूंगी। है ना गजब की बात। एक इंसान जो अपनी पूरी लाइफ एक गोल के लिए मेहनत कर रहा है, पैसे जुटा रहा है, लेकिन वो किसी और के भले के लिए अपनी सारी ये जमा पूंजी अगर दे दे, तो इससे बड़ी बात क्या है। आज के ज़माने में ऐसा देखना बहुत ही मुश्किल है। तो बच्चों, ये थी पूरी स्टोरी उस मैगजीन की। ठीक है। अब आगे सुधा मूर्ति अपनी दादी माँ के बारे में कहती हैं। उनकी दादी माँ का नाम था कृष्तका, कृष्तक्का। ठीक है। ये कभी स्कूल नहीं गई थी, कभी उन्होंने पढ़ना नहीं सीखा था, लेकिन हर वेडनेसडे को जो मैगजीन आती थी ना, वो मैगजीन आती, और उस मैगजीन का जो हर एपिसोड होता, वो एपिसोड मैं उनको पढ़ के सुनाती थी, ऐसा वो कहती हैं। और ऐसे टाइम पे वो जब भी मैं ये स्टोरी सुनाती ना, तो वो सारा कामकाज भूल जाती और बैठ जाती छोटे बच्चों की तरह पूरी एपिसोड को सुनने के लिए। तो उस पूरे एपिसोड को दादी माँ बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनती। बाद में क्या होता कि पूरी स्टोरी उनके माइंड में याद हो जाती, और वो जाके फिर अपने दोस्तों को बताती। यहाँ पे लिखा है कि माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटोगनिस्ट। मतलब नॉवल क्यों इनको इतनी अच्छी लगती थी, क्योंकि दादी माँ उस नॉवल की जो मेन कैरेक्टर थी ना, उस ओल्ड लेडी के रूप में वो अपने अपने आप को वो इमेजिन करती थी, क्योंकि वो उसके साथ रिलेट कर सकती थी। क्योंकि देखो, ये भी काशी जाना चाहती थी लेकिन कभी गई नहीं थी, तो वो भी सोचती थी कि यार मैं भी काशी जाना चाहती हूँ, ये ओल्ड लेडी भी जाना चाहती है, तो दोनों जैसे लगता है कि वो मेरी ही स्टोरी है यहाँ पे, ऐसा। और यहाँ पे भले कोई इंटरेस्टेड हो ना हो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि भाई आगे स्टोरी में क्या होने वाला है ना। और हमेशा इंसिस्ट करती कि भाई मुझे पूरा वो सीरियल जब भी आता है, जब भी उसका नया एपिसोड आता है मैगजीन में हर हफ्ते, तो वो मुझे पढ़ के प्लीज़ सुनाना। ठीक है। और जब उनको पता चलता है कि भाई काशी यात्रा में अगले एपिसोड में ये हुआ है, ठीक है, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ टेम्पल के कोर्टयार्ड में जाती, वहाँ पे ज्वाइन होके बच्चों की तरह, और बच्चे जो वहाँ पे होते तो बच्चे वहाँ पे हाइड एंड सीक प्ले करते, लेकिन ये जो उनके उम्र की जितनी भी लेडीज़ हैं वो वहाँ पे बैठती, और उन सभी लेडीज़ को इनकी जो दादी अम्मा है वो पूरी स्टोरी, मतलब पूरा जो एपिसोड है वो सुना देती। तो बच्चों, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना कि किस तरह से दादी माँ अपने दोस्तों के साथ बैठ के बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी स्टोरी, जो पूरा एपिसोड है वो बता रही है। और उनकी जो दोस्त हैं देखो कितने प्यार से सुन रही हैं, है ना। इसी तरह से जब इंसान कोई स्टोरी देखता है ना, और उसमें देखता है कि यार वो तो मेरे एज का ही, मेरे जैसा ही कोई कैरेक्टर है, तो लोग किसी मूवी और किसी सीरियल में अपने आप को रिलेट करने लगते हैं, तो फिर वैसे ही वो लोग अपने आप को इमेजिन भी करते हैं फिर। तो यहाँ पे बताते हैं कि भाई वो अपने फ्रेंड्स के साथ ना लेटेस्ट एपिसोड डिस्कस करती, और उस टाइम पे क्या होता कि भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्यों इतना सारा डिबेट कर रहे हैं स्टोरी के बारे में। लेकिन अब जाके उनको पता चलता है कि उस एज में 62 ईयर्स की एज में इन लोगों के पास में डिस्कशन करने के लिए, बात करने के लिए, मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर तो था जिसके साथ वो लोग रिलेट कर पाते खुद, ऐसा। और एक बार ऐसा होता है कि ये जो सुधा मूर्ति है, जो बच्ची है, वो एक वेडिंग में चली जाती है उनके कजिन के साथ में। ठीक है। और एक नेबरिंग विलेज में वेडिंग होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता है कि एक वेडिंग जो होता है बहुत ही बड़ी इवेंट थी। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, उनको पता है कोई बोलने वाला है नहीं, कोई टोकने वाला है नहीं, तो वो लोग खूब खेलते, खाते, पीते, मस्ती करते, अपनी उस फ्रीडम को फुल्ली एंजॉय कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी एल्डर्स हैं ना, वो सबके सब बिजी थे, शादी ब्याह में सब लोग बिजी होते ना, तो बच्चे क्या ऐसे में बहुत ही एंजॉय करते हैं। अब वो वहाँ पे गई थी कुछ ही दिन के लिए, लेकिन वहाँ पे इतना एंजॉय करते करते उनका एक हफ्ता निकल गया, पता ही नहीं चला। ठीक है। तो उनको वहाँ पे एक हफ्ते तक रहना पड़ गया था। अब जब ये वापस आती हैं अपनी विलेज पे, तो देखती हैं कि उनकी जो दादी माँ है वो रो रही है। ठीक है, टीयर्स में है। तो वो सरप्राइज थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी दादी माँ को ना, भले चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, तो उनकी दादी माँ कभी उनको मतलब देखती नहीं थी कि यार ये रो रही है। क्योंकि उनकी दादी माँ ने बहुत ही खराब सिचुएशंस देखी थी, लेकिन फिर भी वो कभी रोई नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ था? तो ये भी टेंशन में आ गई। इन्होंने पूछा, अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके?
तो ये अपनी दादी माँ को अव्वा कहती हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि पूछती हैं कि भाई सब कुछ ठीक है ना, क्या हुआ भाई। आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स कन्नड़, स्पोकन कन्नड़ में नॉर्थ कर्नाटका में स्पोकन कन्नड़ लैंग्वेज में अव्वा का मतलब होता है मदर, ठीक है। तो वो अपना सिर हिलाती हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देती, तो इसे समझ नहीं आता और वो भूल जाती है भाई कि हाँ भाई कुछ हुआ होगा। लेकिन रात को क्या होता है, रात को डिनर के बाद ना ये सब लोग अपने छत पे सो रहे थे, ठीक है। तो समर का टाइम था और फुल मून था, तो अव्वा उनके नज़दीक आती हैं और वहाँ पे जाके बैठ जाती हैं और अपने प्यार भरे हाथों से उसके सिर पर सहलाती हैं। तो उनको पता चल जाता है कि यार मेरी दादी माँ यहाँ पे आके बैठी हैं, और उनको लगता है कि यार मेरी दादी माँ कुछ बोलना चाहती है। तो उसने पूछा कि भाई हाँ हाँ दादी माँ बताइए क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर। यहाँ पे ये सीन दिख रहा है बच्चों, बहुत ही प्यारा सीन है। यहाँ पे दादी माँ देखो छत पे इसके साथ बैठी यहाँ पे, है ना। ये तो सो रही है, राइट। लेकिन उसकी दादी माँ यहाँ पे आके कुछ अपनी मन की बात बताना चाहती है, ठीक है। सो वो बोलती है यहाँ पे कि जब मैं एक छोटी बच्ची थी ना, तो उस टाइम पे मेरी जो माँ है वो गुजर गई थी, और कोई नहीं था मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे कोई गाइड करने के लिए भी नहीं था। और मेरे पापा बहुत ही बिजी मैन थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और ऐसे दिनों में क्या होता है कि लोग ना लड़कियों को पढ़ाना भी ज़रूरी नहीं समझते थे उस टाइम पे, इसीलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। फिर मेरी यंग एज में ही मेरी भी शादी कर दी गई, मेरे भी बच्चे हो गए और मैं बहुत बिजी हो गई। बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, मतलब तुम लोग, और मुझे बहुत ही खुशी मिलती थी कुकिंग में और तुम लोग को खाना खिलाने में। और कभी कभी मैं ऐसा सोचती थी कि यार मैं स्कूल नहीं गई, मैं पढ़ लिख नहीं पाई, तो वो उनको रिग्रेट भी फील होता था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अच्छे से पढ़ाऊंगी, अच्छे से लिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि यार पढ़ाई लिखाई ना करने की वजह से उन्होंने कितना सारा मिस कर दिया था। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को तो अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो बच्चों आगे स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे कुछ लिखा है कि कॉज एंड इफेक्ट। कॉज मतलब वजह और इफेक्ट मतलब उसका असर, ठीक है। कौन सी वजह थी जिसके वजह से जो सुबह का न्यूज़पेपर था वो लेट आता था, और वीकली मैगजीन भी एक दिन लेट आती, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा था नहीं, ठीक है। दूसरा कॉज यहाँ पे क्या है, द ग्रैंड मदर कृष्णका नेवर वेंट टू स्कूल। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोग सोचते थे कि लड़कियों को पढ़ा लिखा के क्या फ़ायदा, है ना। फिर थर्ड, यहाँ पे थर्ड में इफेक्ट दिया हुआ है, शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विथ हर फ्रेंड्स। वाई? बिकॉज शी यूज टू रिलेट विद दैट मेन कैरेक्टर। तो यहाँ पे अपने कह सकते हैं कि भाई क्या वजह थी। वजह ये थी कि दादी माँ भी उस कैरेक्टर के अंदर अपने आप को देखती थी, और इसीलिए वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करती, इतना डीपली इंटरेस्टेड थी। फोर्थ है द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। यस, तो उसका असर क्या हुआ, उसका असर ये हुआ कि दादी माँ को जो मैगजीन आई थी ना उस टाइम पे, तो वो मैगजीन वो पढ़ नहीं पाई, उसका एपिसोड वो नहीं पढ़ पाई और बहुत दुखी हो गई फिर, ठीक है। फिर फिफ्थ है ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई कि बिकॉज उस टाइम पे लोग बच्चियों को पढ़ाना, गर्ल्स को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते थे, इसीलिए। सिक्स पॉइंट देखते हैं, द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज उनको समझ में आ चुका था कि भाई पढ़ने लिखने में जो है उसमें से मैं बहुत कुछ मिस कर दिया, मैं स्कूल नहीं गई थी, इसीलिए उनको वो समझ में आ गया था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मेरी दादी, जो कि 62 ईयर्स की है, वो मुझे ये सब सुना रही थी, एक 12 साल के बच्चे को, अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी, वो भी रात के बीच में। बट मुझे एक बात तो पक्का थी कि मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, और कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा जिसके वजह से वो मुझसे इस टाइम पे बात कर रही है। तो मैंने उनके चेहरे पे जब देखा तो बहुत ही दुखी था, और उनकी आंखों में आंसू थे। यूजुअली वो हमेशा स्माइल करती थी, एक गुड लुकिंग लेडी थी, लेकिन आज भी मुझे याद है उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था ना दुख का, वो मुझे आज भी याद है। इसलिए मैं आगे बढ़ी और उनके हाथ को पकड़ा, और मैंने उनसे पूछा, अव्वा डोंट क्राई, बताओ क्या हुआ, क्या मैं किसी तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो दादी माँ ने कहा, हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें पता है ना कि जब तुम दूर थी तो कर्मवीरा मैगजीन आई थी, जैसे वो हर टाइम पे आती है। मैंने वो मैगजीन ओपन की, मैंने पिक्चर्स देखे,
जो वो काशी यात्री स्टोरी के साथ साथ में जो पिक्चर्स आते हैं मैंने वो भी देखे, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाई। जो भी उसमें लिखा था ना, मैं वो पढ़ नहीं पाई, समझ नहीं पाई। मैंने बहुत बार अपने हाथों को उस पेज पे रब किया, ये सोच के कि काश मुझे वो लिखा हुआ समझ में आ जाए, लेकिन मुझे पता था कि ये पॉसिबल तो है नहीं। कोई छू के कैसे पेज में जो लिखा है वो समझ सकता है ना। और ये तभी पॉसिबल होता अगर मैं खुद एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी होती, उसको पढ़ने लायक होती तो। इसीलिए मैं बहुत ही ईगरली तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम कब वापस आओगी। मुझे लगा कि तुम शायद जल्दी आ जाओगी और मेरे लिए ये स्टोरी रीड करोगी। और मैंने तो ये भी सोच लिया था कि मैं तुम्हारे उस विलेज चली जाऊंगी और वहां पे जाके तुम्हें बोलूंगी कि भाई ये लो, ये मैगजीन लो और पढ़ के मुझे सुनाओ। आगे, आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो। मैंने ये भी सोचा कि मैं इसी विलेज में किसी और से बात करके बोलूं कि भाई तू मुझे ये पढ़ के जरा सुना दो, लेकिन मुझे उसमें बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ही डिपेंडेंट हूँ और हेल्पलेस हूँ। देखा, इस तरह से जब एक इंसान जब अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है और वो दूसरा इंसान अगर आसपास में हो ही नहीं तो वो कितना हेल्पलेस फील करेगा ना। ये बोलती हैं आगे, दादी जी आगे बोलती हैं कि हम लोग तो बहुत ही अच्छे खासे अच्छे मतलब अच्छे ख़ानदान के हैं, वेल ऑफ फैमिली के हैं, लेकिन इतने पैसे का क्या यूज़ है अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। और सुधा मूर्ति ने, उस बच्ची ने जब ये बात सुनी तो उनके पास इसका कोई आंसर ही नहीं था, है ना। ये कहती हैं कि आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। अव्वा कंटिन्यूड, अव्वा आगे कहती हैं उसकी दादी, आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखूंगी और वो भी कल से। ठीक है, मैं बहुत ही मेहनत करूंगी और मैं सरस्वती पूजा वाला दिन रखती हूँ। सरस्वती पूजा जब होती है ना दशहरा के टाइम पे, वो मेरी डेडलाइन होगी, मतलब उस दिन तक मैं पढ़ना सीख जाऊंगी ऐसा। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ओन, मतलब उस दिन सरस्वती पूजा वाले दिन मैं कोई भी नॉवेल अपने अपने आप पढ़ सकूं। मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। तो इस बच्ची ने उनके फेस पे, अपनी दादी के फेस पे वो डिटर्मिनेशन देखा, लेकिन फिर भी वो हंस पड़ी। अब आप इस सिचुएशन को समझो। देखो, दादी ने ऐसा बोला, वो 62 ईयर्स की है, वो बोल रहे हैं कि मुझे कल से पढ़ना है तुमसे, है ना, कल से मैं पढ़ना चालू करूंगी। तो कोई भी बच्चा होगा तो वो हंसेगा ना यार, कि इतनी बूढ़ी होके इतनी इस उम्र में पढ़ना चालू करना है। हाँ, कोई भी बच्चा होगा वो तो हंसी मजाक करेगा ही ना, फिर तो मजाक उड़ाएगा। इसी तरह से इस बच्ची ने भी अपनी दादी का मजाक उड़ाया, है ना। अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, योर यू वेयर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। तो ये लड़की बोलती है, अव्वा 62 ईयर्स की होने के टाइम पे अब आपको अल्फाबेट सीखना है, आपके सारे बाल देखो वाइट हो चुके हैं, है ना, आपकी स्किन रिंकल्ड हो चुकी है, आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो, है ना, चश्मे लगाते हो, और आप किचन में इतना सारा काम करते हो, कैसे आप पढ़ोगे। चाइल्डिशली, मतलब बचपने में ही इस बच्ची ने उनका मजाक उड़ाया, ठीक है। लेकिन दादी माँ सिर्फ मुस्कुराई। उन्होंने कहा, फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। अगर आपका इंटेंट राइट है, अगर आप सही मकसद के लिए काम कर रहे हो ना, और आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, तो आप किसी भी तरह की बाधा को पार कर सकते हो। कोई भी तरह की प्रॉब्लम आपके बीच में नहीं आ सकती, आपके गोल के बीच में। आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी बट आई विल डू इट, फॉर लर्निंग देर इज नो एज बार। मैं बहुत मेहनत करूंगी, किसी से भी ज्यादा मैं मेहनत करूंगी, देखना, और मैं ये करके दिखाऊंगी, क्योंकि लर्निंग के लिए, सीखने के लिए कोई एज बार नहीं होती ऐसा। अगले दिन से ही इनका ट्यूशन स्टार्ट हो गया। कौन ट्यूशन ले रहा था? वो छोटी बच्ची अपनी दादी माँ का ट्यूशन ले रही थी। अव्वा एक वंडरफुल स्टूडेंट थी। जितना होमवर्क उन्होंने किया वो अमेजिंग था, मतलब वो बहुत सारा होमवर्क करती थी, ठीक है। वो रीड करती, रिपीट करती, राइट करती, फिर से उसको वापस दोहराती, रिसाइट करना, वापस बोल के कहना, है ना। तो दादी माँ की ये अकेली टीचर थी उस टाइम पे, ठीक है, और दादी माँ इनकी फर्स्ट स्टूडेंट थी। अब सुधा मूर्ति को ये पता नहीं था कि आगे जाके ये एक टीचर बनेंगी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में, और हंड्रेड्स ऑफ बच्चे को, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगी। लेकिन देखा इनकी शुरुआत कैसे हुई थी पढ़ाने की। इन्होंने अपनी दादी माँ को, 62 ईयर्स की दादी माँ को पढ़ाया था कन्नड़ लैंग्वेज, है ना। तो दशहरा फेस्टिवल आता है और सीक्रेटली मैंने, मतलब इन बच्ची ने
काशी यात्रे बुक खरीद ली जो पब्लिश हुई थी उस टाइम पे, विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल बाय दैट टाइम। तो उस टाइम तक वो काशी यात्रा एज अ नॉवेल पब्लिश हो चुकी थी, ठीक है। तो ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया, पूजा जहाँ पे होती ना वहाँ पे बुलाया, और मुझे बोला कि भाई तुम यहाँ पे बैठो स्टूल पे, ठीक है। और मुझे उन्होंने एक गिफ्ट दिया, फ्रॉक मटेरियल, जिससे फ्रॉक बनता है ना, वो फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट में दिया मुझे। और बाद में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो अनयूजुअल था, जो ज़्यादातर होता नहीं है। वो नीचे झुकी और उन्होंने मेरे पैरों को छुआ। मैं सरप्राइज हो गई, एंड आई वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक मतलब क्या, ये अनएक्सपेक्टेड कोई सरप्राइज मिलता है ना आपको एकदम से, ये क्या हो गया यार, दैट इज कॉल्ड टेकन अबैक। एल्डर्स तो कभी भी बच्चों के पैर नहीं छूते ना, और हमें हमेशा सिखाया गया है कि हमें अपने भगवान के, एल्डर्स के और टीचर्स के पैर छूने चाहिए, और हम लोग ऐसा करते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि हम लोग वो रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं अपने टीचर्स को, अपने गुरु को, अपने गॉड को, अपने पेरेंट्स को। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन, बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। इट वॉज नॉट करेक्ट। बट आज कुछ अलग हो गया था, आज एकदम रिवर्स हो गया था। दादी माँ ने मेरे पैर छू लिए थे, ये गलत है यार, ये सही नहीं है ऐसा। और दादी माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे जो पैर छू रही हूँ ना, नॉट एज अ ग्रैंड डॉटर, तुम मेरी इस वक्त ग्रैंड डॉटर नहीं हो, तुम मेरी गुरु हो, टीचर हो मेरी, और मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूं। एक टीचर जिसने मुझे इतने अच्छे से सिखाया, इतने प्यार से सिखाया कि मैं अब कोई भी नॉवेल कॉन्फिडेंटली रीड कर सकती हूं, और इतने छोटे टाइम में तुमने मुझे इतना सब सिखा दिया। अब मैं इंडिपेंडेंट हूं, अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर को रिस्पेक्ट दूं। तो क्या ये हमारे शास्त्रों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा कि हमें अपने टीचर्स को, जो टीचर हमें इतना कुछ सिखाता है, पढ़ाता है, हमें उस टीचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले उस टीचर का जेंडर कोई भी हो, वो मेल हो या फीमेल हो, या फिर उसकी एज चाहे कोई भी हो, हमें उसको रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। तो दादी माँ ने यहाँ पे सही किया, अपनी बच्ची, अपनी पोती के पैर छुए, क्योंकि उनकी पोती उनकी गुरु थी, एक गुरु जिसने उनको इतना सब कुछ पढ़ना लिखना सिखाया था, तो वो सही कर रही थी। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो इन्होंने भी नमस्कार किया, दादी माँ ने पैर छुए ना, तो इन्होंने रिटर्न में नमस्कार किया, और मेरे अपने फर्स्ट स्टूडेंट को अपना वो गिफ्ट दिया। कौन सा गिफ्ट? काशी यात्रे, वो गिफ्ट दिया इन्होंने। दादी माँ ने गिफ्ट ओपन किया और तुरंत ही उन्होंने पढ़ना चालू कर दिया। क्या पढ़ा? काशी यात्रे, ये टाइटल पढ़ लिया, बाय काशी यात्रे बाय त्रिवेणी। ये टाइटल उन्होंने आराम से इजीली पढ़ लिया, और पब्लिशर का नाम भी पढ़ लिया। तो इसमें उस बच्ची को, सुधा मूर्ति को, पता चलता है कि यार मेरे स्टूडेंट जो हैं, ये दादी माँ, वो पास हो गए, फ्लाइंग कलर से वो पास हो गए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आप मुझे बताना। इस स्टोरी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि सीखने की कोई एज नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, और सिखाने वाला कोई भी हो सकता है। आपका 15 साल का कोई बंदा, या फिर 10 साल का कोई बच्चा जिसको कुछ आता है और आपको नहीं आता है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए अरे यार अब मेरा टाइम निकल गया, अब मैं नहीं सीखूंगी या नहीं सीखूंगा, है ना। बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।